अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरियम नवाज की जालिम हुकूमत के बावजूद पीटीआई ने लाहौर में बड़ा कामयाब तरीन जलसा किया, जिसकी जेयूआई ने भी तारीफ की। जेयूआई का भी मौकफ यही है कि पाकिस्तान के इन जैसे हालात में भी पीटीआई का ये जलसा कामयाब तरीन था। इस हवाले से जेयूआई के मुफ्ती किफायतुल्लाह ने बड़े बेहतरीन गुफ्तगू की और नून लीग की खूब क्लास लगा दी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, जलसा देखा, कैसा लगा पीटीआई का जलसा, और क्या ख्याल है कि ये 3 से 6 का कोई इवेंट था, किसी शादी का इवेंट था कि हॉल बंद करवाना था, या फिर ये कोई सिनेमा का शो था? मतलब ये हुकूमत की पॉलिसी आपको कैसी लगती है? हमेशा के लिए जो लोग इक़्तिदार में आते हैं तो ये तकब्बुर में होते हैं। जब ये नशा चला जाता है बाद में ख्याल आता है कि यार हम ऐसा करते तो अच्छा होता। ये तकब्बुर में जी, ऐसा ना होता तो अच्छा होता। मैं मशवरा भी देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ। हम में से हर एक आदमी आज हिज़्ब इख्तिलाफ में तो कल हिज़्ब इक़्तिदार में। हमने अपने अक़दार और रवायत को नहीं छोड़ना चाहिए। जलसे को तो मैं कामयाब कहूँगा। उसकी वजह यह है कि जब आप एक खौफ का मुहीब साया फैला देते हैं तो आधे लोग तो फिर नहीं आते। वो लोग जो आसानी से इमरान खान को सुनते हैं या अली अमीन को सुनते हैं फिर तो वो नहीं आते। जब उनको बता दिया जाए कि इतने कंटेनर आ गए, बेशक रास्ता दरमियान में हो, तो भी ये खौफ होता है। और जब आप उनकी जगह को हटा देते हैं तो फिर ये मसला है। अभी 7 सितंबर को हमने जलसा किया, क्या हुआ? हमारे मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीर शुरू हुई 12:30 बजे, तो क्या हुआ? मुझे ये समझ नहीं आती कि 7 तक आप जो बात बर्दाश्त कर सकते हैं उसको 5 घंटे मजीद क्यों नहीं बर्दाश्त कर? 1 मिनट, ये डरते बहुत हैं। अभी देखे ना, फिर 9 मई की बात शुरू कर देती है गवर्नमेंट, वो जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ की बात शुरू कर देती है। तो क्या इनकी ये बात दुरुस्त है? फिर नहीं, तो आप जब बच्चा पैदा ही नहीं हुआ तो पहले से किस तरह आप उसमें हुक्म लगाते हो कि ये बदमाश होगा? आप मौका दो, मौका उनको दो, मौका देने के बाद आप फतवा लगाओ ना। लेकिन ये कि उनका एक राइट था जिसको मरियम नवाज ने नहीं दिया, शहबाज शरीफ ने नहीं दिया, ये राइट उनको आईन ने दिया है। ये राइट को मान लेना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आती कि वो कौन सी हिकमत है कि 7 तक आपकी बातें ठीक है और 11 तक आपकी बात गलत है। भाई मुश्किल से लोग जमा होते हैं, तमाम लोगों को बात करनी होती, आप मौका दो। मेरे ख्याल में इन्होंने जो किया वो ठीक नहीं था। इन तमाम मुस्लिम लीग नून के साथियों को मालूम होना चाहिए कल आपको भी ऐसे हालात का सामना होगा, फिर आपने रोना नहीं है। हालात का नहीं पता चलता, देखो बदल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, रातों रात भी हो जब ये हालात बदलते हैं तो फिर आप बाद में रोते हो ना। अभी आप वो बात करो जो बिल्कुल इंसाफ के मुताबिक हो। मैं इस हालात के अंदर इनका ये जलसा मुल्की सतह पर उसको मैं कामयाब समझता हूं। आप इस हालात में इनके जलसे को बेहतर कह रहे हैं। आप समझते हैं कि अगर ये इसी तरह के जलसे करते रहें तो क्या कोई इनका इस तरह का जलसा कोई बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, या खान साहब को जेल से रिहाई दिलवाने में मददगार साबित हो सकता है? असल में जिन लोगों को बात सुनानी होती है वो डोरे होते हैं ना, वो ऊंचा सुनते हैं। तो ऊंचा सुनने के लिए आपके पास आइन में और कौन सा तरीका? यही तरीका है कि अब बड़ा क्राउड लाओ और ऊंचा बोलो कि हम मजलूम है, भाई जुल्म नहीं करो। इसके अलावा तो कोई और रास्ता नहीं। तो वो ऊंचा आपने कहा सुनते हैं, तो आप किसकी बात करें? कौन ऊंचा सुनता है? क्या हुकूमत की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं उन लोगों की बात करता हूँ जिनको स्याह और सफेद का मालिक कहा जाता है, वो डोरे होते हैं। अगर आप मामूली बात करते हो तो वो नहीं सुनते। नहीं, तो वो मामूली बात भी सुन लेते हैं। आप जरा करके तो देखें कोई मामूली बात, फिर देखें। सुन तो हैं लेकिन वो इग़माज़ बरतते हैं ना। जब बड़ा क्राउड आ जाएगा वो कहे यार कौम ये कह रही है, तो कुछ न कुछ अंदाजा तो लग जाता। ठीक, देखें एक छोटी सी बात जी, फिर आगे बढ़ते हैं। मौलाना साहब ने एक बात की कि फजल रहमान साहब आए लाहौर में जलसा किया। ये जब भी आते हैं कोई इस तरह का कोई वाकया नहीं होता। नहीं, लेकिन आप एक दफा इनको रोक के तो देखें जरा। आप मेरी बात नहीं समझे। सियासी लेकिन आप समझ गए बात। देखिए जमहूरियत इसी का नाम होता है। बताइए तरामीम कैसे पास करवाएंगे? अगर आप वो चोर दरवाजों की बात को डिनाई कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? नहीं, चोर दरवाजे कैसे हो सकते? आप मुझे बताएं। कहा यह जा रहा है कि पास करने के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं ना अरकान, उनको फ्लोर क्रॉसिंग करवाई जाएगी। और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद आप देखें कि इनके अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का अब जाहिर कर दिया है। देखिए आपने खुद एक बात की, फ्लोर क्रॉसिंग जब एक कानून है कि जो जमात में बंदा चला गया है वो जमात छोड़ नहीं सकता। वो अभी 63A की नजरसानी अपील जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी, फिर तो ये कानूनी हो जाएगा। देखिए ना, बात ये है 63A में ये लिखा है मजवज़ा में कि उसका जो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा उसका वोट शुमार होगा। पहले था कि शुमार नहीं हुआ। इसका माना है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग की हिमायत कर रहे हैं। देखिए आपने वो जो गुनाह किए नहीं उसकी सजा देंगे। आप कहते हैं जी इसने वोट डाला, वो भी नहीं मानते, इसको फारग भी कर रहे हैं। ये क्या कानून? तो रास्ता बंद कर ना। मुझे आप बताएं, दूसरी बात यह है कि 2/3 अक्सरियत से ये बिल पास होगा। हमारे पास देखिए, अगर मौलाना साहब
وہ نہیں مان رہے نا, وہ تو ابھی تک نہیں ہے آپ کے ساتھ. مولانا صاحب نے کہا کہ مجھے ٹائم چاہیے, ہم نے کہا ٹھیک ہے. دیکھیں یہ اگر مولانا صاحب نہیں ہے تو 2/3 اکثریت نہیں ہے نا, دیکھیں نا, جب 2/3 اکثریت نہیں ہوگی تو بل پاس نہیں ہوگا. یہ تو ایک اوپن سی بات ہے. یہ وہ نہیں ہوگا کہ جب چیئرمین سینٹ فلور کراسنگ نہیں ہوگی, ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی, پی ٹی آئی کے لوگ نہیں توڑے جائیں گے. نہیں, پی ٹی آئی کے لوگ, پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں, آزاد لوگ ہیں. سنی اتحاد کے لوگ نہیں توڑے. دیکھیں نا, جو آزاد لوگ ہیں وہ آزاد ہیں, جو سنی اتحاد میں وعدہ کر لیں. آپ کی گورنمنٹ کا ارادہ یہ ہے کہ ہم ہر صورت ہر قیمت پہ یہ ترامیم منظور کروائیں گے. کیسے کرائیں گے؟ 2/3 اکثریت ہوگی, قانون پاس کرنا اسمبلی کا کام ہے, نئے لوگ پیدا ہوں گے. آج کی ترامیم پہ آ جاتے ہیں. ابھی یہ اصول کی لڑائی ہے یا پھر آپ کو کوئی گلے شکوے ہیں کہ الیکشن ہونے کے بعد پھر آپ لوگوں کو آپ کا جائز حصہ نہیں دیا گیا, اور یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے نا, یہ دونوں حکومت بنا کے خود ہی کھڑے ہو گئے, اور مولانا صاحب نہیں, ہمارا یہ موقف تو ہے کہ یہ لوگ اپنی سیٹوں پر نہیں آئے, پرائی سیٹوں پر آئیں. جب پہلے کہا جاتا ہے نا آپ کس طرح وزیر اعلیٰ بنی ہو, پھر کہتے ہیں آپ نے کیا کام کیا نا, آپ کے آنے کا راستہ ناجائز ہے. یہ ہمارا موقف تھا, ہم سے پیچھے نہیں ہٹے. اب جو یہ آئینی ترامیم ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عدلیہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, عدلیت کی شناخت کو تبدیل کیا جا رہا ہے. ایک ہی ادارہ ہے پاکستان میں جس میں سینئر موسٹ کو چیف جسٹس بنا دیا جاتا ہے, یہ کہیں اور نہیں ہوتا. آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو یہ فوجی لوگ آتے ہیں جنرل, وہاں 3-4 لوگ موسٹ جونیئر آ جاتا ہے, پھر سینئر لوگ وہاں پر احتجاج کرنے چلے جاتے ہیں. ایک ہی ادارہ ہے جہاں پر موسٹ سینئر آ کر چیف جسٹس بن جاتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا, ماتحت اداروں کو مقرر کرے گی ہائی کورٹس, یہ سپریم کورٹ مقرر کرے گی ہائی کورٹس کو. ان کو مقرر کرے گا کون؟ وہ آئینی عدالت والا. آئینی عدالت کو مقرر کرے پارلیمانی کمیٹی. ٹھیک ہے, لیکن مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف سینیورٹی نہیں ہونا چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ اہمیت بھی ہونا چاہیے. تھوڑی سی بات یہ قوم کو معلوم ہو جانی چاہیے. پارلیمانی کمیٹی کو مقرر کرے گا کون؟ وزیر اعظم. اور وزیر اعظم کو مقرر کرے گا کون؟ تو سارے اختیارات جا رہے ہیں ایک آدمی کے پاس. طریقہ کار پہ اعتراض نہیں, میں کہتا ہوں آئینی عدالت آپ کہہ ہی نہیں سکتے. یہ آلریڈی سپریم کورٹ آئینی عدالت ہے نا. سپریم کورٹ آپ نے بنائی ہے تو آئین کی وجہ سے بنائی ہے نا, آئین کے تحت سپریم کورٹ بنائے. آپ جب دوسری آئینی عدالت لاتے ہو, اس کا پھر معنی یہ ہے کہ آپ اس کو آئینی عدالت نہیں مارے, پھر اس کی ایکٹیویٹی, اس کے فیصلے کو کیا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ آئینی عدالت کے حوالے سے کسی کو خوش کیا جا رہا ہے. دیکھو نا 18ویں آئینی ترمیم بھی تو ہوئی. آپ کیا کہہ رہے ہیں, ہونی چاہیے کہ نہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ آئین کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. 355 ہم نے گھنٹے لگائے 18ویں آئینی ترمیم پر. یہ رات کو کیوں شب خون مارتے ہیں؟ ابھی تک تو ہمارا یہ موقف ہے کہ آئینی عدالت کے حوالے سے جو یہ لوگ آ رہے تھے یہ ٹھیک نہیں ہے مقابلہ. پھر بھی ہم مقابلہ کریں گے. ہم نے آئین, ہم نے حکومت میں کا ساتھ نہیں دینا, ہم نے اپوزیشن کا ساتھ دینا. اگر حکومت کہتی ہے صرف آئینی عدالت جو ہے اس کے حوالے سے آپ اس چیک پہ ہماری حمایت کر دیں, باقی نمبرز ہم خود ہی پورے کر لیں گے, تو ایک کشتی کے سوار رہیں گے یا پھر 2 کشتی کے سوار ہو جائیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ سیاست کے اندر ڈائلاگ ہوتا ہے, مذاکرات کے دروازے کھلے رہتے ہیں, تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. خفیہ طریقے سے لائے بہت, اگر وہ خفیہ سے لائے تو اس طرح خفیہ طرح سے ہم شکست دیں گے. دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں. مولانا صاحب دیکھیں اس رات, میں بتاؤں اس رات مولانا صاحب نے کہا جی کہ اپوزیشن سے بھی بات کریں. یہ ایک اچھی بات تھی کہ اپوزیشن بھی بیٹھی تھی, حکومت بھی بیٹھی تھی, مولانا صاحب بھی بیٹھے تھے رات 12:30 بجے تک. اپوزیشن کو کچھ پتہ نہیں تھا؟ نہیں کچھ پتہ, آپ کے بھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا. کابینہ کا اجلاس ہونا تھا تو پتہ لگنا تھا. اس چیز کا مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے نہیں پتہ تھا. میں پھر بات کہوں گا, میں مسودہ آپ نے مسودہ دیکھا ہے؟ دیکھیں نا, میں مسودہ میں سے آپ سے کچھ پوچھوں گی. آپ نے مسودہ دیکھا؟ میری بات سنیں. نہیں, آپ نے مسودہ دیکھیں ہم 2 دفعہ گئے تھے, میں چھوٹی سی بات کر نہیں, اس میں بات آپ نے مسودہ دیکھا کہ نہیں؟ دیکھیں مسودہ تیار ہوا, میں بتاتا ہوں جب اسمبلی میں آیا نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ غلط باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں آپ مجھے قانون سے پوچھ لیں, اتوار کا کہہ رہے ہیں مجھے ملا ہے. میں ایک بات بتاتا ہوں, جب مسودہ تیار ہوتا ہے تو وہ اسمبلی میں آتا ہے. تو کہہ رہے ہیں مسودہ ہی آخر تک صحیح نہیں تھا, پہلے دیا نہیں, پھر الگ الگ دے دیا, پھر جو دیا وہ سب سے ہی مختلف تھا. ناظرین, مفتی کفایت اللہ جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سے ہے, ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز کی ظلم و جبر والی حکومت اور اس طرح کی رکاوٹوں پر اور عوام پر ظلم و ستم کرنے کے باوجود پی ٹی آئی نے جو لاہور میں جلسہ کیا ہے وہ ان کا کامیاب ترین
जलसा है। और पीटीआई के जलसे में अवाम ने भरपूर तरीके से शिरकत भी की। इन सब के बावजूद कि अवाम को डर था और खौफ भी था कि अगर वो इस तरह से घरों से बाहर निकलेंगे तो उन्हें अगवा कर लिया जाएगा या फिर जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, और अगर वो फैमिली के साथ घरों से बाहर निकलेंगे तो फिर ये मरियम नवाज की हुकूमत उनकी फैमिली, बीवी, बच्चों को भी निशाना बना सकती है। नाज़रीन, इन तमाम रुकावटों के बावजूद हम सब ने देखा कि पीटीआई ने लाहौर में भरपूर तरीके से कामयाब तरीन जलसा किया। हालांकि नाज़रीन, हालात ये हैं कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त जेल में हैं और मरियम नवाज यानी नून लीग की फाशिस्ट तरीन हुकूमत, क्योंकि इस हुकूमत में बीवी, बच्चों, औरतों का या बुजुर्गों का कोई लिहाज नहीं रखा गया। इनके जुल्म सितम की कोई भी हद मुकर्रर नहीं रही, और इन हालात में पीटीआई का इतना बड़ा जलसा करना, कामयाब जलसा करना, इस तरह का तारीखी जलसा करना, तो ये पीटीआई के लिए बहुत बड़ी शाबाशी यानी उनको अप्रिशिएट करने वाली बात है। इस हवाले से मुफ्ती किफायतुल्लाह ने उन्हें शाबाश दी कि जो कि JUI के तर्जुमान भी हैं और ओहदेदारान भी हैं। नाज़रीन, आप सोचे कि मुफ्ती किफायतुल्लाह ने क्या खूब बात की कि अगर इस सूबे में मरियम नवाज की हुकूमत ना होती, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अपनी फैमिलीज को नहीं ला पाए मरियम नवाज की फस्तायत की वजह से और मरियम नवाज के खौफ की वजह से, बहुत से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले। अगर मरियम नवाज अपनी जालिमाना कार्रवाइयां बंद करते तो पीटीआई इससे कहीं बड़ा जलसा कर सकती है। नाज़रीन, आप अंदाजा करेंगे इमरान खान की गैर मौजूदगी के बावजूद पीटीआई ने इतना बड़ा और कामयाब तरीन जलसा किया। अगर आज इमरान खान जेल से बाहर होते तो पाकिस्तान की कोई भी रोड ऐसी ना बचती जहां पर ट्रैफिक ब्लॉक ना होती या अवाम का हजूम ना होता। अगर इमरान खान जलसे में शामिल होते तो पाकिस्तान की 80% अवाम घरों से बाहर निकली होती, और इनके लिए अवाम को संभालना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। यही वजह है कि ये आज भी इमरान खान से खौफजदा है। इसी वजह से इन्होंने इमरान खान को जेल में रखा है, क्योंकि नाज़रीन, इनको इस बात का इदराक है कि अवाम इमरान खान से मोहब्बत करती है और इमरान खान की एक झलक देखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए इमरान खान की तस्वीर पर पाबंदी, उनके नाम लेने पर पाबंदी, उनकी वीडियो चलाने पर पाबंदी है। नाज़रीन, आप इसी से अंदाजा कर सकते हैं कि किस कदर फाशिस्ट फस्तायत वाली हुकूमत है कि इन्होंने अभी भी इमरान खान को इन्हीं बातों की वजह से जेल में रखा है। और जिन लोगों को अवाम पसंद नहीं करती, जिनको अवाम ने वोट्स नहीं दिए, वो आज इस मुल्क पर मुसल्लत हुए बैठे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की 75 साल तारीख यही रही है कि जिस लीडर को अवाम पसंद करती है उसे जेल में डाल दिया जाता है, और जिनसे अवाम नफरत करती है, जिन्हें अवाम वोट नहीं देती, उन्हें इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया जाता है। और अगर वो हुकूमत में ना हो तो लंदन भाग जाता है। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।